Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In this series of disaster management, today we will discuss man-made disaster. Man-made disaster के अंदर सबसे पहले आएगा न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर। तो ऐसी कोई भी रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है और एक्सपोजर कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है वर्कर्स को या तो आसपास के परमिसिबल लिमिट को, जिसकी वजह से रेडियो या न्यूक्लियर इमरजेंसी हो सकती है। अब क्योंकि न्यूक्लियर रेस के लिए वर्ल्ड compete कर रही है, तो न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी अभी रेलेवेंस है और हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न भी है। न्यूक्लियर इमरजेंसी अदर फैक्टर से भी आ सकती है जो ऑपरेटिंग जो एजेंसी है उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, जैसे कि ह्यूमन भी एरर हुआ, सिस्टम फेलियर हुआ, सैबोटेज, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स, इन सब की वजह से भी न्यूक्लियर इमरजेंसी हो सकती है। इस फेलियर्स की वजह से ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी हो सकती है। इससे कॉम्बैट करने के लिए हमें प्रॉपर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर प्लान होगा तो लॉस ऑफ लाइफ अवॉइड कर पाएंगे, लाइवलीहुड बचा पाएंगे, प्रॉपर्टी और जो एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है वो हम लोग बचा सकेंगे। अब न्यूक्लियर इमरजेंसी जो है वो मैन मेड है इन नेचर। मैक्सिमम एम्फेसिस हम लोग देते हैं प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, बिकॉज जो काम चलना है वो तो चलेगा ही, लेकिन एक्सीडेंट, हादसा होने से किस तरह से रोक सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस यहाँ पर रिकमेंडेड किए गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मिटिगेट करना है कि एक्सीडेंट का सोर्स कहाँ है, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर जाके हम डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे। जो भी हेल्थ इफेक्ट्स है इंडिविजुअल पर उसको प्रिवेंट करेंगे, और स्टोकेस्टिक इफेक्ट जो पॉपुलेशन के अंदर हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कम करें। रिसेंट हम आपको एग्जांपल बताते हैं, न्यूक्लियर वाला तो नहीं, बट जो केमिकल लीकेज अभी हुआ था विशाखापट्टनम में और किस तरह से लोग सड़क हादसे मतलब रोड के ऊपर ही गिर गए थे। फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इंजरीज वालों को, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होना पॉपुलेशन में तो उसको रिड्यूस करना है, फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको भी बचाना है। तो ये हम लोग इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। इस ग्राफ के ज़रिए देखिए अलग अलग स्केल के दिया है। अगर स्केल 0 लेवल पर है तो कोई सेफ्टी सिग्निफिकेंस नहीं है, 1 पर एनोमैली, 1 पर 2 पर इंसिडेंस, 3 हुआ तो सीरियस इंसिडेंस, चौथा एक्सीडेंट विथ लोकल कंसिक्वेंसेस आसपास, 5वां हो तो एक्सीडेंट विथ वाइडर कंसिक्वेंसेस, थोड़े ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी दहशत जैसा माहौल हो सकता है, और मेजर एक्सीडेंट उससे भी बड़ा। तो ये 0 के अलावा बॉटम 3 जो है वो इंसिडेंट है और टॉप जो 4 है वो एक्सीडेंट्स है। तो ये ग्लिम्स है न्यूक्लियर अटैक किस तरह का दिख सकता है उसका। दूसरा आता है केमिकल डिजास्टर। तो केमिकल इंडस्ट्री से जो भी फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हैजार्डस केमिकल, और इन सब की वजह से हमारा रिस्क हो जाता है जो भी एनवायरनमेंट है या तो ह्यूमन है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। एक्सीडेंट्स की वजह से फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक रिलीज होता है। जो केमिकल एजेंट का नेचर है और उसका कंसंट्रेशन है वो एक्सपोजर के दौरान टॉक्सिसिटी और डैमेज करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग सिम्टम्स के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में, जैसे कि इरेलेवेबल पेन होना, सफरिंग होना, डेथ होना। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि विंड की स्पीड, विंड डायरेक्शन, इन्वर्जन लेयर की हाइट, स्टेबिलिटी क्लास, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस केमिकल डिजास्टर के डिस्पर्शन पैटर्न को अफेक्ट करने के लिए। कितना फैल रहा है, नहीं फैल रहा, विंड स्पीड ज़्यादा हुई तो ज़्यादा फैलेगा, कम हुई तो कम फैलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी इसको असर करते हैं। जो डेंजरस गैस या हैजार्डस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं केमिकल डिजास्टर के दौरान वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, बाउंड्रीज के अंदर, नेबर स्टेट्स के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 ये वर्ल्ड केमिकल डिजास्टर, वर्स्ट केमिकल डिजास्टर है पूरी हिस्ट्री में। हमारे करीबन 2000 लोग मारे गए थे इस एक्सीडेंट की वजह से। टॉक्सिक गैस जो रिलीज हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और वो उसकी मेमोरी अभी भी हमारे दिमाग में फ्रेश है। जस्ट रिसेंटली हमने इसको रिकॉल किया था जब विशाखापट्टनम गैस लीकेज हुआ था एलजी की प्लास्टिक इंडस्ट्री से। जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है वो स्टोर किया हुआ था, वो लीक हुआ और एक इंसिडेंस हुआ था, लोग
अनकॉन्शियस हो गए थे, सड़क पर गिर गए थे, कोई बालकनी से गिर के मर गया था बिकॉज दिखाई नहीं दिया, कोई बाइक से गिर के मर गया था। तो इस प्रकार की एक्सीडेंट्स होती है। इस एक्सीडेंट से इंजरी हो सकती है, पेन हो सकता है, सफरिंग हो सकता है, ज़िंदगी जा सकती है, प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर लो इन फ्रीक्वेंसी हुआ तो भी वो पोटेंशियल है कि इमीडिएट या लॉन्ग टर्म डैमेज करे। ये वो भोपाल गैस ट्रेजरी वाली कंपनी है। तो ये ग्लिम्स आप देख सकते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल डिजास्टर। ये किससे होता है? अगर कोई एपिडेमिक्स हुआ या एक्सीडेंटली रिलीज होता है वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोटेररिज्म, माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट्स के जरिए, जैसे कि एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स और भी कई तरह के, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। अगर हम कोरोना एपिडेमिक को ध्यान से देखें, सपोज अब अपन ये किसी की साजिश माने, तो ये बायोलॉजिकल डिजास्टर है, बायोलॉजिकल टेररिज्म बोल सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर तो है ही है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज है वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अंदर काफ़ी प्रचलित है, नोन है हमारे हिस्ट्री के समय से ही। अब जिस प्रकार से बैक्टीरियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो डेवलप एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। न्यूक्लियर और केमिकल एजेंट के साथ टेक्नोलॉजी से डिराइव किया हुआ बायोलॉजिकल एजेंट, ये भी हमको क्या कर रहा है? डिजास्टर करवा सकता है या तो प्रॉब्लम में डाल सकता है, मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सोसाइटी के ग्रोथ के साथ क्रॉप और एनिमल डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करती है। एपिडेमिक की वजह से हैवी मॉर्टेलिटीज़ हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर ही, जैसे कि कोरोना में शॉर्ट टर्म के अंदर कई सारे मौतें हुई है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ड्रॉप होती है, जो हमने देखा ही है, लॉकडाउन कर दिया तो ये बायोलॉजिकल डिजास्टर और इस प्रकार के पीपीई किट वगैरह आपने देखा ही है। टॉक्सिक वेस्ट, ह्यूमन बीइंग ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया खुद के बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स के लिए, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो यूटिलाइज कर रहे रिसोर्सेज को और हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको हम टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। ये गैस, लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर से टॉक्सिक वेस्ट के न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट हो सकती है ह्यूमंस के ऊपर, जैसे कि कैंसर हुआ, बर्थ डिफेक्ट हुआ, और जो ओल्ड पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि लीड, मर्क्यूरी, इंडस्ट्री सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जो वेस्ट डिराइव होता है केमिकल इंडस्ट्री से या एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्री से या पल्प या पेपर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री से, माइनिंग इंडस्ट्री से, लेदर टैनिंग प्रोसेस से, तो ये सारा टॉक्सिक वेस्ट है। अब जो कि ये सारा वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन कुछ वेस्ट जो है उसको ट्रीटेड करते हैं डिस्पोजल के पहले, और कुछ वेस्ट को डिस्पोज करते हैं डायरेक्टली सोर्स की अंदर से। अगर ट्रीटेड किया तो कम डेंजर होगा, और ऐसे ही फेंक दिया तो ज़्यादा वो डेंजर कर सकता है। तो ये है सॉलिड टॉक्सिक हैजार्डस वेस्ट, कूड़ा। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्यूल से, यानी कि जो मोटर व्हीकल फ्यूल एमिट करता है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो अंदर अलग अलग प्रकार की गैसेस फेंकता है, तो ये भी एक प्रकार का वेस्ट है। सीवेज वेस्ट भी एक प्रकार का वेस्ट है जो हम नदी और ओशियन के अंदर डालते हैं। अब क्योंकि हवा, नदी और ओशियन ग्लोबल कॉमन है, लेकिन इस ग्लोबल ओनरशिप का कोई सही से रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर ध्यान नहीं रखता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, इसलिए अनरेगुलेटेड डिस्पोज कर लेते हैं, नदियाँ और एयर वगैरह प्रदूषित हो जाती है इस प्रकार से। अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं, तो अर्बन एरिया के अंदर फ्लडिंग होती है और वो डिफरेंट होती है रूरल फ्लडिंग से। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से कैचमेंट एरिया के अंदर डेवलपमेंट होता है। कैचमेंट एरिया वो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, इसकी वजह से फ्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है 6 गुना ज़्यादा। कंसिक्वेंटली जो फ्लड होता है वो बाद में बहुत ही जल्दी से हो जाता है, फास्ट फ्लो होता है, और कुछ ही मिनट के अंदर पानी वहाँ पे भर जाता है। अर्बन एरिया सेंटर इकोनॉमिक एक्टिविटी का और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अर्बन डेंसली पॉपुलेटेड होता है और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं,
जो वल्नरेबल एरिया के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा खतरे में होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। फ्लडिंग से असर कर जाता है। फ्लडिंग की वजह से कभी कभार लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट और पावर लाइन ठप हो जाती है और लाइफ भी रुक जाती है। सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? एपिडेमिक हो सकता है, बीमारी फैल सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिंदगी जा सकती है, ह्यूमन सफरिंग हो सकता है, एक्सट्रीम केस के अंदर लॉस ऑफ लाइफ। और इसीलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए। किस तरह से मैनेजमेंट? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए से, और सुलभ शौचालय वगैरह सब जगह होना चाहिए। कैचमेंट एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, झोपड़पट्टी या तो एक कंजेस्टेड एरिया नहीं होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, स्लोप का ध्यान रखना। तो ये कई सारी डेवलपमेंट हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये कुछ ग्लिम्स है अर्बन फ्लडिंग के, महाराष्ट्र, मुंबई, थाने वगैरह में होता रहता है। रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, ये भी मैन मेड डिजास्टर है। इसको मोटर व्हीकल कोलिजन भी बोला जाता है। जब एक व्हीकल कोलाइड करता है दूसरे व्हीकल से, पेडेस्ट्रियन से या एनिमल से या रोड डेब्रिस से या तो स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शंस जो रोड के ऊपर प्रेजेंट है। रोड एक्सीडेंट फैटल हो सकता है और इंजरी भी कर सकता है, डेथ हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है। वर्ल्ड वाइड एनुअल एवरेज की बात करें तो करीबन 7 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और 10% इंडिया के अंदर होता है। इंडिया के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन है कि रोड एक्सीडेंट काफ़ी एक्यूट है। जो पहला ऑफिशियल डेटा एक्सीडेंट का रिलीज हुआ वो 2002 के अंदर हुआ। 80,118 डेथ और 3,42,200 इंजरीज रिकॉर्ड किया गया था उस दौरान। और अनरिपोर्टेड बोला गया कि कई सारे इससे ज़्यादा है और करीबन 12 लाख लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं इस रोड एक्सीडेंट की वजह से। फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी होता है। हमने एक डिकेड के अंदर देखा जो सेविंग्स है 50,000 मिलियन एस्टिमेट लॉस हुआ रोड एक्सीडेंट की वजह से, लोग मरे उसकी वजह से। इतना पैसा से हम लोग 7 किलोमीटर का लंबा रोड बना सकते हैं, 6 लेन हाईवे बना सकते हैं आज की रेट पर। फिगर्स ऑलवेज इंक्रीज होते रहते हैं रोड एक्सीडेंट के, जिसकी वजह से ट्रेमेंडियस इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन का और सेल ऑफ मोटर व्हीकल का भी, बिकॉज ये सारा क्या है, कंसिक्वेंसेस है। पॉपुलेशन बढ़ना, फिर व्हीकल बढ़ेगा, चलाना नहीं आएगा, पी के चलाएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, तो कई सारे कारण हैं। अब यहाँ पर दिल्ली वाला ये है, फॉग के अंदर भी ये लोग स्पीड में चला रहे थे और एक साथ सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से कोलाइड होकर डैमेज हो गई। फिर वॉर एंड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। वॉर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी के बीच में या तो कंट्रीज के बीच में। जनरली इसको कैरेक्टराइज किया जाता है एक्सट्रीम एग्रेशन या डिस्ट्रक्शन या मोर्टेलिटी के रूप में। ये यहाँ पे रेगुलर या इरेगुलर मिलिट्री फोर्सेस का उपयोग होता है। जब वॉर नहीं होता तो उसको पीस सिचुएशन बोलते हैं। वॉर एक वॉर जोन के अंदर अब कन्फाइंड नहीं रहा, कहीं पे भी हो सकता है। रिसेंट टाइम के अंदर देयर हैज़ बीन मोर सिविलियन डेथ देन मिलिट्री। सिविलियंस की ज़्यादा मृत्यु हो रही है मिलिट्री के से भी ज़्यादा। हमने देखा है कि पीओके के अंदर या एलओसी के पार रिहायशी इलाकों में किस तरह से हमला किया जाता है टेररिस्ट या तो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो सिविलियंस की ज़्यादा मौत वहाँ पर हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, रेफ्यूजीज बन जाते हैं। हाई परसेंटेज जो मर जाते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उसमें होते हैं बच्चे। एयर पावर या वाइड रेंजिंग जो नेचर है मॉडर्न वॉर का, ठीक है, अब जिस तरह से मॉडर्न वॉर हो रहा है, एयर पावर हो रहा है, मिसाइल्स है, तो पॉपुलेशन रिस्क पे आ जाती है। फूड प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो जाता है और एंटायर पॉपुलेशन बाद में इधर उधर भागने लग जाती है अपने नेचुरल हैबिटेट्स को छोड़कर। 5 डिकेड्स के अंदर अगर हम देखें तो सिविल वॉर्स रिप्रेजेंट करता है पावर कॉन्फ्लिक्ट्स को नेशंस के अंदर अंदर, और ये शार्पली बढ़ता जा रहा है। जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में, वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है वॉर टाइम के समय। सर्टेन रिसोर्सेज जो है वो मोर रैपिडली यूज किया जाता है ताकि वॉर एफर्ट्स को फ्यूल किया जाए, यानी कि बढ़ावा दिया जाए। इन सब से लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। एनवायरमेंट पूरा पॉल्यूशन वाला हो जाता है, बिकॉज केमिकल्स और कई सारे कण निकलते हैं मिसाइल्स में से और वॉर में से, मिट्टी उड़ती है, और जहाँ पे अगर बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप हो रहे हैं और टेस्टेड हो रहे हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है।
ये देखिए रेफ्यूजी कैंप किस तरह से वॉर के बाद बन जाते हैं, लोग भूख से मरने लग जाते हैं, बाद में पैसा बर्बाद हो जाता है, कंट्री के पास पैसा नहीं होता, जीडीपी डाउन हो जाती है, कई सारे आफ्टर इफेक्ट्स है वॉर के। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं टर्म को ओवर द सेंचुरी ये स्केल करने के लिए कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल साइंटिफिक एविडेंस हमको मिल रहा है कि भाई ग्लोबल क्लाइमेटिक सिस्टम जो है वो गर्म हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? हम व्हीकल्स चलाते हैं, फ्यूम्स निकलता है, इंडस्ट्री में से निकलता है, और भी कई सारे रोड कॉन्क्रीट्स जो यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है, ओजोन डिप्लीट हो जाता है, कई सारे कारण है। अब जिस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को भी चेंज करता है, जैसे कि बारिश का समय, प्रेसिपिटेशन, पूरा मौसम बदल जाता है, जब मर्जी हो तब बारिश आ जाती है, और बारिश के समय पर बारिश नहीं आती, विंड वेलोसिटी बदल जाती है, अचानक से तूफान आ जाता है। ये सारी इंसिडेंट्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है और उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या तो क्लाइमेट चेंज। तो किससे होता है? अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं या तो बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, पॉल्यूटेंट्स को एमिट करते हैं हम मोटर व्हीकल से, या तो पॉइजनस गैसेस केमिकल इंडस्ट्री से निकलता है, ये सब कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। इसकी जो इफेक्ट है वो एक्सेलरेटेड है, यानी कि ज़्यादा बढ़ती रहती है इंडस्ट्रियल और डेवलप्ड नेशंस के अंदर, और इसकी जो इफेक्ट है वो एक्यूरेटली फील किया जाता है सारे ही नेशंस के द्वारा। ऐसा नहीं कि भी एक नेशन पॉल्यूशन फैला रहा है या तो इसने बंद कर दिया, यहाँ पर दूसरे सपोज डेवलप नेशन क्या कर रहे हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया, ये समझ के कि भाई पॉल्यूशन हमारे यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को असर करता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 ने एक्नॉलेज किया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज कर रही है एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशंस के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को, और हमको डिटरमाइन करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे क्लाइमेट सिस्टम को आज के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। इसके लिए सिग्नेटरी साइन किया गया था ताकि प्रमोशन और कॉर्पोरेट किया जाए एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक अवेयरनेस अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर, और एनकरेज किया जाए कि वाइड पार्टिसिपेशन आए इस प्रोसेस के अंदर, इवन NGO भी इसमें शामिल हो और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को हम बचा पाए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही मैन मेड डिजास्टर के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, सजेशन हो तो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू।